Hmm. Okay, let me know if you can see my screen. Then I'll continue. Okay. So, hmm. Okay, so questions दिख रहे हैं ना? Uh, एक मिनट. राइट, तो वैसे डाउनलोड स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं यहाँ पर? एक मिनट. हम्म. होपफुली काम कर जाए. नहीं. there's no option to paste. ओके. तो ओके, आई फर्स्ट कवर वो डाउट्स जो स्टूडेंट्स ने पूछा है. तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 36. Okay, so heat treatment of a muscular pain involves radiation of wavelength of about 900 nanometer. So ये क्या बोल रहा है कि जो मस्कुलर पेन के जो रेडियोथेरेपी आपको अगर पता होगा तो आप कभी भी गए होंगे डॉक्टर के पास और वो आपके बॉडी पे कुछ लाइट, कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए बॉडी पे लाइट इंजेक्ट कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं. तो ये जो लाइट है वो बोल रहा है कि इस रेडिएशन का वेवलेंथ उनको चाहिए 900 नैनोमीटर्स. एंड वो पूछ रहे कि ये जो वेवलेंथ है ये कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस. तो जो इक्वेशन था वो है 1/λ RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. व्हाट इज RH? RH इज रेडबर्ग कांस्टेंट. ओके. और N1 क्या है? N1 इज स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से चालू हो रहा है, और N2 है जहाँ से एंड हो रहा है. ये फॉर्मूला पता है ना सबको? सो ओके, सो इसमें RH दे रखा है 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, और हमें चाहिए 900 नैनोमीटर. ओके. सो 1/900 नैनोमीटर्स है. तो इसे मीटर में कर देते हैं. हम सब जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर. तो दिस इज 10⁻⁻⁹ मीटर. RH का वैल्यू उन्होंने दे रखा था 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर नीचे है. जैसे 10⁻⁻² मीटर कर देते हैं. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है कैसे हुआ? जो सेंटीमीटर है वो नीचे है. सेंटीमीटर. ओके, एक काम करता हूँ, सबको सेंटीमीटर लेट मी, इसे सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं. सिक्स 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1/n1 स्क्वायर इंटू 1 - n2 स्क्वायर. राइट. सो अब इसे हम राइट हैंड साइड में रखते हैं और 10⁻⁵ इसे लेफ्ट साइड ले जाते हैं. तो दिस इज 10⁻⁵ बाई 900 इंटू 10⁻⁹ और ये जो सेंटीमीटर इनवर्स जब राइट साइड जाएगा बन जाएगा सेंटीमीटर. ओके. तो 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, तो मीटर कैंसिल कर सकते हो. अब ये हो गया 10⁻⁻⁻² बचेगा, सो ये बन जाएगा 1/9. तो आपको चाहिए 1/9. तो आप बस ऑप्शन से चेक करो कि कौन सा वाला 1/9 देता है. ऑप्शन ए में देखो, पैस्चन का एक लाइन है जिसमें स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी से, एंड हो रहा है 3 पे. अगर आप इन्फिनिटी से स्टार्ट करो तो 1/∞ बन गया 0, माइनस 1 एंडिंग पॉइंट बन गया 3 3 9, तो बन गया -1/9. कोई गलती की मैंने इसमें? इन्फिनिटी टू 3 एनर्जी हमारा घटना चाहिए और रेडिएशन बाहर जाएगा. ओके, तो सही है, सही है, दिस इज राइट. 1/λ. ये नेगेटिव क्यों दे रहा है? नेगेटिव इसलिए दे रहा है क्योंकि एनर्जी जो हो रहा है वो बाहर जा रहा है. एंड आपको पता है जब एनर्जी ऊपर लेवल से जब नीचे लेवल को आएगा तो एनर्जी एमिट होगा, और इसीलिए जो एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव दिखा रहा है. अगर नीचे से ऊपर जा रहा होता तो एनर्जी चेंज होता पॉजिटिव. ओके.
तो ये नेगेटिव उसे सिग्निफाई करता है, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है, इन्फिनिटी टू 3। कोई डाउट इसमें, या शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हम्म। हेलो। हेलो, आई एम वेरी सॉरी, देयर वाज अ कनेक्शन इशू एट माय पार्ट, तो मुझे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ रहा है। कहाँ पर, फ्रॉम वेयर हैव यू नॉट हर्ड, कहाँ से नहीं सुने आप लोग? अ, अच्छा, ओके ओके। सो वन, लेट मी कंटिन्यू। ऐसा था कि 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। उन्होंने ये दे रखा है कि लैम्डा जो है वो है 9। जस्ट अ मिनट। अभी, थैंक यू, यस। चलो, सो लैम्डा है 900 नैनोमीटर्स। जब लैम्डा उन्होंने दे दिया कि इट इज, अरे, लैम्डा इज गिवन टू बी 9, अरे एक मिनट यार, 900 नैनोमीटर दे रखा है। तो नैनोमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, मैं ये जानता हूँ कि 1 नैनोमीटर इज 10 to the power of -9 meters, विच इज 10 to the power of -9 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 पर -7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लैम्डा है वो है 900 इंटू 10 to the power of -7 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, 1/900 इंटू 10 to the power of -7 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू क्या है, 10 to the power, उन्होंने दे रखा है कि आर को आप अप्रोक्सीमेट लो कितना, 10 पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। सो आप लोगे 10 पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और आपका 10 पावर 5 अगर आप इस तरफ लाओ तो ये बन जाएगा 10 पावर -5। तो यहाँ से 2 कट, तो आपका आएगा 1/9। मतलब आपका जो डिफरेंस होना है
वो होना है 1/9, और वो तब पॉसिबल है जब एक इन्फिनिटी और दूसरा 3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी टू 3 पास्चन सीरीज, राइट। तो 36 में कोई डाउट? ओके, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 36 वाला पार्ट डाउट था। ओके, इफ m and d are mass and charge of the revolving electron in the orbit of radius r for hydrogen atom, the total energy of revolving electron will be। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट पहले बताया था। सबसे अगर आप इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो, हम बोर मॉडल अज्यूम करेंगे और ये लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, जिसका रेडियस आर है। मान लो इसका वेलोसिटी कुछ v है। ऐसे में क्योंकि जो पार्टिकल है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं दे रहा। इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग है। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, हम इस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, इक्विलिब्रियम में ला लेंगे। तो एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, जो है के ई स्क्वायर बाई आर। क्या इन्होंने हाइड्रोजन बोला? हाँ, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो होगा के Q1 Q2 बाई आर। और के Q1 Q2 मतलब ये भी ई है, ये भी चार्ज ही है क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। सो के ई स्क्वायर बाई आर अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा है बाहर की तरफ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इन दोनों को इक्वेट करो, के ई स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, ये नहीं बोलना। फोर्स इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो हमारा वी स्क्वायर बन गया के, नहीं, एम वी स्क्वायर बन गया के ई स्क्वायर बाई आर। अभी जो हमारा टोटल एनर्जी होगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 बाई आर। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बन गया के ई माइनस ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई बाई रेडियस आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? माइनस के ई स्क्वायर बाई आर प्लस एम वी स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या, हाफ टाइम्स ऑफ के ई स्क्वायर बाई आर। इसे कैलकुलेट करो, माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r। आपका आंसर है ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर? हाँ, फाइन। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट वाला, पीछे वाला, ये वाला। अच्छा, एक मिनट। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं। अगर आपने एनएलएम किया होगा, सर्कुलर मोशन देखा होगा, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बोर ने अज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर बोल ही दिया है तो इट इज अ सर्कुलर पाथ, यस। तो क्योंकि उसका वेलोसिटी v है और वो v के स्पीड से ही चारों बाजू घूम रहा है। किसके चारों बाजू? न्यूक्लियस के चारों बाजू। तो इस डायरेक्शन में उसका कोई मोशन नहीं है एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। उसका जो भी है वो उसके टेंजेंशियल के अलोंग है, उसका जो भी है वो उसके टेंजेंट के अलोंग है उसका वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो भी फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हो तो उन सबका समेशन जीरो होना चाहिए। एक है अट्रैक्टिव फोर्स जो इसी डायरेक्शन में होगा, इसको, इस डायरेक्शन को कहते हैं रेडियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। तो एक हो गया अट्रैक्शन फोर्स, जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन, के ई बाई आर स्क्वायर। और एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कोई भी बॉडी का अगर वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर एक बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू होगा एम मास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर। यह है सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं, हाँ, दिस इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, यहाँ तक ओके। अभी इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। सो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से मेरा एम वी स्क्वायर क्या आया? इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल एनर्जी कितना होगा, यस, द टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सो
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। सो के क्यू वन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ले लो, ई इलेक्ट्रॉन का हो गया माइनस ई बाई आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू हमको आया था के ई स्क्वायर बाई आर। सो ये हो गया के ई स्क्वायर बाई आर, के स्क्वायर बाई टू आर माइनस के स्क्वायर बाई आर बन जाएगा माइनस के स्क्वायर बाई टू आर। सो ये है जो मेन चीज़ है, वो है ये इक्वेशन। कहाँ पर, फोर्स में? यहाँ पर? आप कहाँ बोल रहे हो? यहाँ पर अंदर लिया है ना, अंदर लिया है। तो फॉर्मूला उसका, अच्छा वो इसीलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अगर दो चार्जेस है, एक का चार्ज है क्यू वन, एक का चार्ज है क्यू टू, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू टेन पर माइनस 19, जिसे हम ई कहते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसे माइनस ही लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट, फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni टू Nf, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n² बोल रहा है Ni 8 से लेके n तक जा रहा है। ठीक है, राइट। ये तो फॉर्मूला वाला है, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेर n1 क्या है, सोर्स, n2 है डेस्टिनेशन। और अगर आपको याद नहीं रह रहा है, लेफ्ट साइड सोर्स आना चाहिए, राइट साइड डेस्टिनेशन आना चाहिए। प्रूफ करो इक्वेशन। कैसे करते हैं, हमने ये देखा था कि इक्वल टू माइनस ई नॉट जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाँ, और मान लो वो n1 लेवल से n2 लेवल को जा रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, E एट एनर्जी n2 माइनस E एट एनर्जी n1। अब इस एनर्जी को मान लो एच सी बाई लैमडा बोला, तो एनर्जी n2 क्या है, माइनस ई नॉट जी स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर माइनस 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 हो गया प्लस जी स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। तो एच सी अपॉन लैमडा इज ई नॉट जी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू ई नॉट जी स्क्वायर बाई एच सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसी का वैल्यू हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है। सॉरी, जेड स्क्वायर नहीं आएगा, जेड स्क्वायर बाहर की तरफ होगा। दिस जेड स्क्वायर आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसे होता है ये प्रूफ। तो इससे पता चलता है कि पहले सोर्स आता है बाद में डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर आपको याद रह गया, देन दिस 1/λ आर एच 1/n1 स्क्वायर, यहाँ पर सोर्स क्या दिया रखा था, 8 दिया है, और डेस्टिनेशन को वेरिएबल n लिया है, तो 1/λ इज आर एच टाइम्स ऑफ 1/8 स्क्वायर 64 माइनस 1/n स्क्वायर। और वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो अभी बोल रहे हैं इसका प्लॉट आर एच अपॉन 64 माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर, क्या वर्सेस क्या ले रहा है, वेव नंबर वर्सेस 1/n स्क्वायर। तो स्लोप क्या बना, माइनस आर एच। मैथ्स में पढ़ाई होगा ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। तो ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, तो ये हो गया स्लोप। चलो ये क्वेश्चन तो ओके था। नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मैं इसे यहाँ पर ही बोल देता हूँ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। यस दिस इज राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसे जीमन इफेक्ट कहते हैं। Frequency of emitted radiation from a black body goes from a longer wavelength to a higher wavelength as the temperature increases। ये तो गलत है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। एक एग्जांपल था एनसीईआरटी में, आपको एनसीईआरटी से ही पॉइंट आउट करता हूँ। तो पहले खोल लेता हूँ एनसीईआरटी। एक एग्जांपल जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो एक रॉड को हीट करते हैं तो वो रॉड का कलर चेंज कैसे होता है। हाँ, यहाँ दिख रहा है, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, एनसीईआरटी दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, when solids are heated, देखो आई एम रीडिंग इट आउट, पढ़ो यहाँ पर। when solids are heated they emit radiation over a wide range of wavelengths।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, वो पहले रेड बनता है, टर्न्स टू डल रेड एंड देन बिकम्स मोर एंड मोर रेड। और रेड जो होता है, आपको ये पता है कैसे याद रखते हो कि किसका कलर, किसका वेवलेंथ ज्यादा है? आपने कभी अगर रेनबो देखा होगा, तो अंदर की तरफ वायलेट होता है, बाहर की तरफ जाके रेड होता है कि नहीं? कभी अगर आपने रेनबो देखा होगा तो आप बताओ ऐसे किसका वेवलेंथ ज्यादा है? रेड, क्योंकि सबसे दूर है तो रेड का वेवलेंथ होगा ज्यादा, ऐसे याद रखना। ओके। तो हाँ, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो देखो कैसे हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, वो पहले रेड था, एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन एमिटेड बिकम्स व्हाइट एंड देन ब्लू, तो पीछे की तरफ आ रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा वेवलेंथ घट रहा है, और वेवलेंथ का घटना मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। So in terms of frequency, it means that the frequency of the emitted radiation goes from a lower frequency to higher frequency as the temperature increases। क्या बोल रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और हमारा लैम्डा घट रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि फ्रीक्वेंसी एमिटेड गोज फ्रॉम लोअर टू हायर, नहीं हायर टू लोअर। ओके, बी गलत है। सी है फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। हाँ, आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से फोटोन को उन्होंने एक पार्टिकल लिया है, तो उसका वेवलेंथ है, और उसी के कारण उसका मोमेंटम है। डिब्रॉय वेवलेंथ क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। रिडबर्ग कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट? हमने देखा कि रिडबर्ग का तो हम हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स लेते हैं, ये कहाँ से एनर्जी का हो गया? दिस इज नॉट ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है, मल्टीपल चॉइस है क्या ये वाला? ऑनलाइन पेपर मतलब दिस इज जे मेंस, सिंगल करेक्ट। बी और डी आंसर क्या दिया इसका? इट शुड बी बोथ बी और डी। रेडबर्ग कांस्टेंट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो तो आप बोल सकते हो रेडबर्ग कांस्टेंट तो हम हमेशा 10 पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स ही लेते हैं, बट शायद दो तीन जगहों पे अलग अलग डिफाइन किया हो। हाँ देखो, द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसका यूनिट्स देखो सेंटीमीटर इनवर्स। देखो डी तो गलत है ही, बी भी गलत है, तो इसका आंसर होगा बी एंड डी। राइट। नेक्स्ट वाला, ejection of photoelectron from metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 volt when the radiation of 250 nanometer is used. Okay, the work function of the metal is, हाँ हाँ हाँ, the ejection of photoelectron। हाँ हाँ हाँ, ये तो बस डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला है। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक? सपोज इंसिडेंट एच सी बाई लैम्डा है, क्या उन्होंने वेवलेंथ में दिया है? नहीं, हाँ वेवलेंथ में दिया, तो एच सी अपॉन लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसे जीरो बना रहा है, तो वर्क फंक्शन बन गया एच सी अपॉन लैम्डा। नहीं नहीं नहीं, केयरफुल यहाँ पर। ओके ओके ओके, द ejection of photoelectron from metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 volt of radiation। हाँ हाँ, तो इसका ऐसा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो, बट ऐसा हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन अभी बाहर निकल गया, वो अभी काइनेटिक एनर्जी के ई से आएगा, लेकिन इसे स्टॉप करने के लिए अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इक्वल फोर्स, इक्वल एनर्जी दिया, तब वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, और अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल वी दिया, तो उस पर एनर्जी लगेगा ई वी, तब वो के ई और ई वी एक दूसरे से मिलके बन जाएंगे जीरो। समझ में आया क्या हो रहा है? एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई लगाकर जो काइनेटिक एनर्जी भी आया, वो मेरा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को अपोज करने के लिए उन्होंने 0.5 वोल्ट का एक वोल्टेज लगाया, तो उससे इस पे कितना फोर्स पड़ेगा? के ई प्लस ई वी, और ये मिलके जीरो बनेगा, सो के ई इक्वल टू माइनस ई वी एच सी बाई लैम्डा प्लस ई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, ये आंसर। तो एच सी बाई लैम्डा कितना बन रहा है? 12,420 डिवाइडेड बाई, नहीं 12,400 डिवाइडेड बाई 250, क्योंकि नैनोमीटर में था, प्लस एक ईवी, तो ये बन गया करीबन चार पाँच, तो 5 + 1 6 ईवी आंसर। सॉरी 0.5 दिया है ना, ओके, सो दिस इज 5 प्लस आ गया, ये वाला 0.5 है, हाँ, ई इंटू 0.5 ई, 0.5 ई, सो दिस इज 5.5 ई। ओके, राइट। नहीं नहीं रुको, दिस शुड बी 4.5। एक मिनट, अगर
हाँ हाँ हाँ, इट शुड बी 4.5। वो इसीलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस ईवी जीरो नहीं, कहीं माइनस ईवी नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इस तरफ है, ये वाला जो है वो इस तरफ है, और क्योंकि दोनों को इक्वल होना है तो के ई शुड बी इक्वल टू ई वी। ओके, 0.5 ईवी। तो यहाँ पर आएगा 0.5 ईवी। ये वाला कैलकुलेट करने पे आ रहा था 5 ईवी, तो मेरा डब्ल्यू बन जाएगा 5 माइनस 0.5, 4.5 ईवी। ओके, इज दिस क्लियर? हम्म, राइट। दिस इज द एंड। हाँ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये एंड है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट ने सेंड किया था, आई गेस खुशी ने सेंड किया था। देयर इज अनदर, नहीं, खुशी कुमारी ने सेंड किया था ये सवाल। बट ये समझाने के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। मैं आपको मेरे नोट्स शेयर करता हूँ। क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो आई गेस नोट्स, डू यू वांट मी टू शेयर माय नोट्स? स्टाइक्योमेट्री के नोट्स है पूरे मेरे पास, तो मैं वो सेंड कर दूंगा। स्टाइक्योमेट्री ये रहा, 25 पेजेस है। नए नए कॉन्सेप्ट्स होंगे इसमें। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा गैसियस स्टेट भी है, बायोमोलिकुलर कोलिशन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कॉन्सेप्ट, ये सब फर्स्ट ईयर का ही है। सो ओके, ये मैं शेयर कर दूंगा सर को बोल के। आई सेंड वन ऑफ यू, आप अपने फ्रेंड्स को भेज देना। तो यहाँ पर अभी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, ये था फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस पे इसका जो कॉन्सेप्ट है ओलियम का, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। क्या मैंने आपको पढ़ाया है पहले? क्या आप लोग को आइडिया है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम? हम्म, मैंने पिछले क्लास में शायद नहीं, इनमें से कुछ नहीं पढ़ाया था, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा बोल के देयर वाज नो टाइम देन। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी सुन लो। बाकी आई विल बी शेयरिंग दिस नोट्स आफ्टर क्लास, आप ये रिफर कर लेना आपको जब टाइम मिले तब। ओके, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होंगे इसमें जेई के लिए, जेई मेंस में भी आते हैं इस पे सवाल, इसके लिए। ओके, सबसे पहले ओलियम का जो फॉर्मूला है वो है H2S2O7। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा फॉर्मूला का स्ट्रक्चर क्या है। इसका ये है कि ये कॉम्पाउंड नहीं है, बल्कि ये एक मिक्सचर है। इसको बस ऐसे लिखते हैं, तो इसका कोई लिटरल मीनिंग ऐसा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। so this is not a compound, this is a mixture of two compounds, SO3 and H2SO4। अगर आप SO3 को वाटर ऐड करो ना, तो वो H2SO4 बन जाएगा। देखो, H2SO4। सो हम कहते हैं SO3 को नाम दिया जाता है फ्री SO3, मतलब मुक्त है वो। जब उसको पानी से मिलाओ तो इट इज, क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट फ्री SO3। इसको एक और नाम होता है कंबाइंड SO3, इसे कहते हैं कंबाइंड SO3। ओके, जो भी SO3 ये फॉर्म में होता है, ये एक्चुअली SO3 प्लस H2O है, और क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में, हम इसे कहते हैं कंबाइंड SO3, हम इसे कहते हैं फ्री SO3। ये टर्मिनोलॉजी है। अभी एक एक क्वेश्चन है जो उन्होंने डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट में पूछा है, वो है कि अगर SO3 और H2SO4 दोनों को अगर उन्होंने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, ओके, अगर NaOH के साथ दोनों को रिएक्ट करवाया, तो व्हाट विल बी दी, कि किसका कितना मोल्स लगेगा। अगर हम इक्वेशन लिखे तो यहाँ पर, क्योंकि मैंने लिखा है तो देख लो, H2SO4 दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। H2SO4 plus NaOH is Na2SO4 plus H2O। SO3 plus NaOH is ऑलरेडी +6 में, +6 ही जाएगा, Na2SO4 plus NaOH। अब इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर एक H2SO4 का 2 NaOH आ रहा है, एक SO3 का 2 NaOH आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, यहाँ पर लिखा है, सो आई वोंट रिपीट अगेन। ये वाला इक्वेशन में किसी को कोई डाउट, इन दोनों को अगर कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है तो मुझे इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लगेंगे। सबसे पहला पार्ट तो इससे रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि एक H2SO4 का 2 NaOH लगता है, तो इसलिए 2 इंटू NH2SO4, और एक SO3 का भी 2 NaOH लगता है, तो 2 इंटू NSO3। सो टोटल नंबर ऑफ NaOH इज 2 इंटू H2SO4 प्लस 2 इंटू NSO3। ओके, ये क्लियर है? राइट, सो नेक्स्ट, अगर ये क्लियर है, आई मूव ऑन टू, एम आई कनेक्टेड? ऐसा ना हो कि आई हैव लॉस्ट कनेक्शन अगेन।
ओके, द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम लाइज बिटवीन, ये दूसरा पॉइंट है, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। आप टर्मिनल, अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आई आई एक्सप्लेन इट सेपरेटली। सबसे पहले केस ले लेते हैं। आप ये बीकर ले लो। सपोज मान लो आपके पास एक बीकर है, और ये बीकर में कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 है और कुछ अमाउंट ऑफ SO3 है। ओके, तो हम, लेट मी टेक अ बीकर, एक बीकर, और हम बोलेंगे इस बीकर में टोटल 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम है, जिसमें 60 ग्राम ऑफ, मान लो, H2SO4 है और 40 ग्राम ऑफ SO3 है। तो इसमें ये बताओ कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना है और परसेंटेज ऑफ कंबाइंड SO3 कितना है। हम्म। हेलो। देखो, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, मैंने क्या कहा था, SO3 को वो लोग फ्री SO3 कहते हैं, H2SO4 को वो लोग कंबाइंड SO3 कहते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल 100 ग्राम्स, 40%। कंबाइंड SO3 इज 60 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स, 60%। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, हर एक ओलियम सैंपल को एक लेबल दिया जाता है, और वो लेबल कैसे दिया जाता है वो देखो। मान लो आपके पास जो ओलियम है, इसमें सिक्स, उसमें वो क्या करेंगे, लेबल वो ऐसे देते हैं कि पहले उस मिक्सचर को वाटर से रिएक्ट करेंगे। ओके, और तब तक रिएक्ट करेंगे जब तक जो भी फ्री SO3 है वो कंबाइंड SO3 में ना चले जाए। तो SO3 प्लस H2, तो कितना वाटर जरूरत पड़ेगा, ये होगा H2SO4। SO3 का मास कितना है, सल्फर हो गया 32, 16 3 48, ये बन गया 8 10 4 5 6 7 80, तो हो गया 80 ग्राम्स। को कितना लग रहा है, 18 ग्राम लग रहा है, ताकि वो 98 ग्राम्स का H2SO4 दे सके। हमारे पास है कितना SO3, 40 ग्राम SO3। इसको कितने से रिएक्ट करना पड़ेगा, 9 ग्राम H2O से रिएक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो दे 40 प्लस 9 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4। यानी कि अगर मैं, जो बीकर था उसमें 100 ग्राम का जो सैंपल था, जिसमें 60 ग्राम H2SO4 था और 40 ग्राम SO3 था, इसे अगर मैं पूरा का पूरा H2SO4 में बनाना चाहूँ, तो मेरा मास कितना बढ़ रहा है, ये 60 का 60 है, लेकिन ये 40 अभी 49 बन गया। तो अब मेरा टोटल जो मास है वो है 109 ग्राम्स। ओके, और ये जो 109 है, इसे ये लोग लेबल करते हैं, तो इस सैंपल का लेबल होगा 109%, ऐसे लेबल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक और बीकर है जिसमें वापस से 100 ग्राम सैंपल है, लेकिन जो भी परसेंटेज लेबलिंग होता है वो 100 ग्राम्स लेके ही करते हैं, वो भले ही अलग दे सके। इतना गंदा बीकर बना रहा। एक मिनट। ओके, नेवर नेवर माइंड। 100 ग्राम में मान लो इस बार 80 ग्राम ऑफ SO3 है और 20 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है, इसका परसेंटेज लेबलिंग क्या होगा। क्या बोला था, परसेंटेज लेबलिंग कैसे करते हैं, पूरा H2O ऐड करो जब तक पूरा का पूरा फ्री SO3 कंबाइंड SO3 नहीं बन जाता। तो ये तो ऑलरेडी कंबाइंड में, इसे हमें चेंज करना है। SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ओके, SO3 का मास है 80 ग्राम, तो उसको जरूरत पड़ता है 18 ग्राम, ताकि वो दे सके 98 ग्राम्स। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नहीं तो बोलो। नहीं समझ आ रहा तो पहले कहना चाहिए ना। ओके, पहले ही रोक देना चाहता मुझे। अच्छा। ओके, तो सुनो तो, हाँ हाँ हाँ, ये बताता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ओलियम देखो बेसिकली ये कि H2SO4, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का मिक्सचर है, इसको कहते हैं ओलियम। अब पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल से, ये सब एक अलग सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको एकदम नया लग रहा होगा। H2SO4 और SO3 के सैंपल को कहा जाता है ओलियम। और मान लो मैंने 100 ग्राम का सैंपल लिया, उसमें 80 ग्राम ऑफ SO3 है और 20 ग्राम ऑफ H2SO4 है। ओके, अभी मुझे इसका लेबल करना है, और इसका लेबल करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, रियल में यूज करते हैं। इसको लेबल हम कैसे करेंगे, और लेबल
केमिस्ट्री में हम इसे लेबल ऐसे करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना पानी डालना पड़ेगा। इसका जो भी SO3 है उसे कंप्लीटली H2SO4 में कन्वर्ट करो। इसका ऐसा है कि SO3 है, उसे कंप्लीटली H2SO4 में कन्वर्ट करो, और जो नया मास बन रहा है उस मास को लेबल की तरह दे दो। कॉन्सेप्ट बस इतना है। मैं नोट्स दिखाता हूँ। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्टली रिटर्न दी थियरी। ओके, तो अगर SO3 80 ग्राम्स है, तो हमने ये हम मोल कॉन्सेप्ट से ये तो जानते हैं कि 80 ग्राम्स SO3 on reaction 1 mole was giving 1 mole, तो 80 ग्राम SO3 is giving 98 grams of H2SO4। लेकिन हमारे पास है कितना, 80 ग्राम ही है। तो जब ये रिएक्ट करेगा पानी से, कितना कंबाइंड ऑफ कितना H2SO4 देगा, 98 H2SO4 देगा। तो अब मेरा टोटल मास कितना बन रहा है, 118। तो इसका जो लेबल होगा वो होगा 118। ये बस मेथड है लेबल करने का। ओके, लेबलिंग का ये मेथड है, मतलब इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, ये बस मेथड है। क्या बोलता हूँ, लेबल का एक मेथड है। ये वाला एग्जांपल क्लियर है कि मैं कर क्या रहा हूँ, हाउ एम आई लेबलिंग दी वॉल्यूम। एक और एग्जांपल ले लेते ताकि कंप्लीटली क्लियर हो जाए। 20 ग्राम SO3 लेते हैं इस बार। 20 ग्राम SO3 और 80 ग्राम्स ऑफ H2SO4, हमें पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट करना है। इसी एग्जाम्पल से 80 ग्राम SO3 जो था वो क्या दे रहा था, 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 दे रहा था। अब है हमारे पास कितना, 20 ग्राम SO3, तो वो कितना H2SO4 देगा, 98 इंटू 20/80, तो बाई 4 कितना है, 4 4 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20। कैलकुलेशन गलत हो तो देख लेना, 24.5 ग्राम्स देगा क्या H2SO4। तो अब बताओ टोटल वेट कितना होगा, ऑलरेडी जो H2SO4 था वो प्लस इसका कन्वर्ट हुआ वो, तो 80 प्लस 24.5, मेरा जो लेबल होगा 104.5 होगा लेबल। ओके, तो एक चीज आपको नोटिस करना है कि ये वाला जो H2SO4 और SO3 का सैंपल था, उसे मैं कंप्लीट H2SO4 में बना रहा हूँ। मैंने क्या ऐड किया, मैं इसे कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ, SO3 को मैंने क्या ऐड किया जो वो H2SO4 बन गया, वाटर। तो मेरे पास जो ओरिजिनल सैंपल था उसका मास था 100 ग्राम, मैंने वाटर ऐड किया और उसका मास अभी कितना बन गया, 104.5। मास कंजर्वेशन लगा के बोलो कि वाटर का मास कितना होगा, 4.5 होगा, क्योंकि ओरिजिनली 100 था, मैंने बाहर से सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया, और मेरे पास अभी फाइनली कितना है, 4.5। तो वाटर का मास क्या हो गया, 4.5। इसलिए कभी भी अगर वो आपको बैक ट्रैक करने को बोले, कि अगर वो बोला है कि 112% ऑफ मेरे पास एक कोलियम है जिसका लेबल है उसका लेबल है 112%, और आपको पूछेंगे कि SO3 कितना है और H2SO4 कितना है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि आपको बोल दिया SO3 इतना है, H2SO4 इतना है, आप लेबल ढूंढो। अभी अगर आपको पूछा, लेबल दे दिया और बोला H2SO4 और SO3 ढूंढो, तो कैसे करोगे। पहले नोटिस करोगे कि क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से 100 ग्राम था और वो 1112 ग्राम बना, इसका मतलब जो एडिशन हो रहा है वो H2O का है, और कितना ऐड हो रहा है, 12 ग्राम्स, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अभी H2O 12 ग्राम है, तो SO3 प्लस H2O जो भी है वो ऐड तो SO3 को ही हो रहा है, तो वो इसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब ये बताओ, ये ओरिजिनली तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल है, यानी कि 80 ग्राम, 18 ग्राम और 98 ग्राम्स है, और हमने यूज कितना किया, 12 ग्राम। तो कितना SO3 है, कैलकुलेट करो, ये होगा 12 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 18। 6 2 ज़ार 6 3 ज़ा हो गया 160 अपॉन 3, नियरली 3 5 ज़ा 15, 3 नहीं नहीं, यस 3 5 ज़ा 15, 53.33। ओके, सो ये हो गया SO3 इतना है हमारे पास। अगर SO3 इतना है तो H2SO4 कितना होगा 100 ग्राम के सैंपल में, 100 माइनस 53.33, ठीक है, 44.67, 45.67, राइट। सो ये हो गया मेरा H2SO4। ये क्लियर है एग्जाम्पल। अगर लेबल दिया है तो आप SO3 कैसे ढूंढोगे,
और अगर SO3 दिया है तो आप लेबल कैसे दोगे? ओके, थोड़ा बहुत मूल कॉन्सेप्ट का है, नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ तो आप नोट से कर लेना। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे कोशिश करना, या फिर मैं अभी सॉल्व करके बताऊँ। एक दो प्रॉब्लम अगर हो गया तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही है। अब जो बोलोगे वो, इफ यू से मी टू सॉल्व इट नाउ, आई विल सॉल्व इट। कोई भी कुछ भी बोल दो। एनीवन सेज यस, आई विल डू इट। आप कर लोगे? ठीक है, वेरी गुड। तो अगर डाउट पे चले, तो ये जो सवाल था, इसमें भले ही वो परसेंटेज लेबलिंग ना आए, बट परसेंटेज लेबलिंग जेई में आता है, इसे सोचा कवर कर लो। इस सवाल में ऐसा है कि सैंपल ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स, यहाँ पर तीन दिया है। ओके, H2SO4, SO3, SO2, जिसका वेट है 1450 ग्राम। इट इज फाउंड टू रिक्वायर 18 लीटर ऑफ। अच्छा, इस सवाल में अभी तक जो बताया वो रिलेशन नहीं है, परसेंटेज लेबलिंग नहीं है, बट इतना है कि सैंपल में क्या क्या है। H2SO4 है, SO2 है, SO3 है। रिएक्ट किससे कर रहे थे? NaOH से। तीनों का इक्वेशन लिखते हैं। H2SO4 जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा, Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस है, मैंने बैलेंस करके लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जरूरत पड़ रहा है वो है ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। इसका एक हो तो इसका दो बन रहा है, तो हो गया ट्वाइस। दूसरे का इक्वेशन लिखते हैं, SO3 का लिखते हैं, वो भी अभी देखा था हमने। SO3 प्लस 2NaOH इज अगेन सेम Na2SO4, बस वाटर डबल हो रहा है, 2H2O। या वो भी नहीं, एक मिनट। यहाँ पर 2H2, यहाँ पर एक H2, राइट। तो यहाँ पर भी एक था तो यहाँ दो बन रहा है, तो यहाँ से भी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है वो हो गया 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। तो H2SO4 को खाने के लिए इतना NaOH चाहिए, SO3 को खाने के लिए इतना NaOH चाहिए। अब SO2 के लिए देखते हैं। SO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और आयोनिक फॉर्म में +4 कब बनेगा? जब वो SO3 2 माइनस होगा, +4 -6 -2, हाँ। तो SO2 प्लस NaOH गिव्स Na2SO3 प्लस H2O। इधर यहाँ पर भी एक मोल कितना ले रहा है? 2 मोल ले रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। तो SO2 को खाने के लिए इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 चाहिए। अब तीनों को ऐड करना है, तो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज ट्वाइस number of moles of SO3 plus number of moles of SO2 plus number of moles of H2SO4। अब सवाल देखो, बोल रहा है कि टोटल मास जो है सैंपल का वो है 1450 ग्राम, but it is found to require 18 liter of 2 molar alkali। 18 liter of 2 molar, molarity is equal to N by V। so number of moles कितना हुआ? M into V। 18 लीटर ऑफ 2 मोलर तो हो गया 36 मोल्स। बोल रहा है 36 मोल्स ऑफ NaOH की जरूरत पड़ी, तो 36 कैंसिल कर दिया, 18। 18 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये भी बोला कि अ सेपरेट सैंपल शोड द प्रेजेंस ऑफ 5 मोल ऑफ SO2। और ये बोल रहे हैं कि जो SO2 है वो 5 मोल्स है, तो यहाँ पर 5 मोल सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 13 बना देगा। तो 13 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताओ? हमको सॉल्व करने के लिए SO3 चाहिए, H2SO4 चाहिए। एक इक्वेशन तो हो गया अभी जो निकाला बैलेंस रिएक्शन करके। दूसरा इक्वेशन क्या होना चाहिए? हुँ? सोचो, ये 1450 किस काम का है? दिया तो है नंबर, अब तक यूज नहीं किया है। उन्होंने पूरे सैंपल का वेट दिया है 1450, तो टोटल वेट 1450 इज इक्वल टू हर एक का वेट SO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। एक SO3 का वेट कितना होता है? 32 प्लस 16 3 48 80। एक SO2 का वेट कितना होता है? 32 प्लस 16 टू 32, ये हो गया, नहीं हाँ, 32 प्लस 32 64 प्लस H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू 98, और उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 5 दे रखा है। तो यहाँ से आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो H2SO4 आएगा उसे हम कहेंगे कंबाइंड SO3,
ओके, इसे हम कहेंगे कंबाइंड SO3। जो SO3 आएगा उसे हम कहते हैं फ्री SO3। इज दिस क्लियर कैसे कर रहे हैं हम? हम्म, हेलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट सवाल, यूडियोमेट्री। ये यूडियोमेट्री भी एक कॉन्सेप्ट है जो इस मेरे बुक के स्टार्टिंग पेज में होगा, ये रहा। यूडियोमेट्री पढ़ना, इसे अच्छे से टफ सवाल बनते हैं इसके। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो KOH होता है वो, अल्कोहलिक KOH जो होता है वो किसे अब्जॉर्ब करता है? CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। और भी है, अगर आप एक बुक फॉलो कर सकते हो इस चैप्टर के लिए, मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। नरेंद्र अवस्थी नाम का एक किताब आता है, वो किताब का आप पहला चैप्टर पढ़ो। कम से कम आप फर्स्ट चैप्टर तो करो। मैंने उसके आगे के किए नहीं थे, सो आई डू नॉट हैव एन आइडिया, बट इसका फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा है, उसका थियरी पढ़ो। CO को अब्जॉर्ब करने के लिए भी रहता है अल्कलीन पायरोगैलोल, ये एक केमिकल है जो CO को अब्जॉर्ब करता है। ओके, CO2 को अल्कोहलिक KOH, कभी NaOH भी दे देता है कभी कभी। ओके, राइट। इसमें कुछ कुछ इसमें अच्छे सवाल है, तो अब स्टाइकियोमेट्री के सवाल यहाँ से करना। अब ये पढ़ोगे आपको आइडिया, कंसंट्रेशन टर्म्स पे भी कैसे टफ सवाल बनते हैं। ये वाला, कब कम टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है, मोलालिटी को मोलारिटी के टर्म्स में लिखना। हमने भी इस पे सवाल किया है कि हमको मोलारिटी पता था तो हमने मोलालिटी ढूंढा। मैंने एक असाइनमेंट में सवाल दिया था जो ग्राफ से आप प्रेडिक्ट कर रहे थे मोल फ्रैक्शन। ओके, तो वैसे वाला ही सवाल है, डेंसिटी का इस्तेमाल। फिर यहाँ पर आएगा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, फिर ध्यान रखना। ओके, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पर एक एक और बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो होगा H2O2 का डिकम्पोजिशन, जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या मैंने पढ़ा है कभी ये वाला कॉन्सेप्ट? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी पढ़ना है। बट अच्छा, नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपको जब मैं नोट्स दे रहा हूँ तो आप वहाँ से रेफर करना, पढ़ना, लेकिन ऐसे स्किप मत कर देना, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट को देखता हूँ अगर टाइम हो तो। पिछला वाला जो अब मैंने स्किप किया था यूडियोमेट्री वाला, यहाँ पर आते हैं। टू फ्लास्क ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन अमोनिया एंड SO2 गैस। तो दो फ्लास्क है इनके पास, मतलब दो कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी मतलब क्या, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ओके, दोनों में, एक में अमोनिया है एक में सल्फर डाइऑक्साइड है। कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। पूछ रहा है किसमें कितना मोल्स है, किसका ज़्यादा मोल्स है, क्या है। सो ये तो आइडियल गैस का क्वेश्चन हो गया। PV इज इक्वल टू NRT, दोनों सेम कैपेसिटी के हैं, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, दोनों सेम प्रेशर पे है। ओके, यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर PV इक्वल टू NRT, यहाँ पर भी PV इक्वल टू NRT। यहाँ N1 N2, N1 क्या बनेगा, PV बाई RT। यहाँ पर भी N2 PV बाई RT, क्योंकि कंडीशन सेम तो सब सेम, तो दोनों में मोल्स कितने हुए, सेम। और आपको, अगर आपको याद होगा, गेल यूसाक्स लॉ जो था वो यही बोलता था कि अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एनसीईआरटी घुमा के देखो स्टोइकियोमेट्री पहले चैप्टर का, गेल यूसाक लॉ के हिसाब से अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम है तो सेम वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई द सेम नंबर ऑफ मोल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ जो भी गैस हो। अजम्पशन है कि गैस आइडियल होना चाहिए। ओके, गैस अगर आइडियल है तो, अगर गैस आइडियल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन बराबर पीवी बाई आरटी। ओके, लेकिन यहाँ और क्या पूछ रहा है, किसका ज़्यादा मास है। तो उसमें क्या है, अगर मास नंबर ऑफ N1 क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। तो इसका वेट क्या होगा, N1 इंटू इसका मोलिकुलर मास M1, इसका भी वैसा ही N2 इंटू मोलिकुलर मास M2। नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों का सेम है, वेट उसका ज़्यादा होगा जिसका ग्राम मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। SO2 का कितना है, 32 प्लस 32 64। अमोनिया का कितना है, 14 प्लस 3 17। तो क्योंकि SO2 का ग्राम मोलिकुलर वेट ज़्यादा, तो उसका वेट ज़्यादा होगा सेम वॉल्यूम में। तो इसका आंसर, मोर मोल्स आर प्रेजेंट इन फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया, ऑप्शन ए गलत। SO2 का ज़्यादा मास है क्योंकि उसका मोलर मास ज़्यादा है, वो सही। फ्लास्क ऑफ अमोनिया हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, ये देखो, फ्लास्क ऑफ अमोनिया हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, ये तो है कि दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स है। SO2 के जितने मोल्स हैं, अमोनिया के भी जितने मोल्स हैं, पर पूछ रहा है एटम्स।
इसमें कितने एटम है? एक SO2 के मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 के अंदर 3 एटम मिलेंगे आपको, 3 एटम्स। एक सल्फर का, 2 ऑक्सीजन का। और n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 होंगे? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? याद करो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो एक मोल में हमारे एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहाँ गया स्लाइड, हाँ। तो n मोल्स में हमारे n इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल SO2 में, तो एक मॉलिक्यूल SO2 आप विजुअलाइज करो कि एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन उसको लग के, ये है एक मॉलिक्यूल। हमारे पास है n मोल्स ऑफ SO2, और n मोल्स मतलब n इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो उसमें टोटल कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। वही NH3 को अगर हम देखें तो इसका आएगा n इंटू Na, और एक अमोनिया में कितने एटम है? 1 + 3 4। अब बताओ किसके ज्यादा एटम्स हुए टोटल में? अमोनिया के ज्यादा एटम्स हुए। तो ऑप्शन सी भी सही है। बोथ फ्लावर्स कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड SO2 रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि दोनों के से n मोल्स है, और मैंने बोला कि n मोल्स का मतलब Na मॉलिक्यूल्स। एक मोल Na मॉलिक्यूल, सो n मोल्स Na इंटू n मॉलिक्यूल्स। और ये कोई मास और वेट पे डिपेंड नहीं करता, ना ही नंबर ऑफ एटम्स पे। मॉलिक्यूल सेम होंगे, पर हर मॉलिक्यूल में क्योंकि एटम्स अलग है, और अमोनिया में ज्यादा एटम है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स अमोनिया का ज्यादा होगा। तो इसका आंसर है बी, सी एंड डी। ओके, इट इज नोन दैट, हाँ, यस, it is known that atom contains protons, neutrons, electrons. Okay, if the mass of neutron is assumed to be half of its original value as that of electron is assumed to be, and that of electron is assumed to be twice, then atomic mass of carbon का क्या होगा? ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि आपको ये पता है कि अगर मैं कार्बन 6 14 लेता हूँ, तो ये जो 14 है वो कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं? वो बोलते हैं कि जो कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन है। ये जो नीचे लिखते हैं ना, ये प्रोटॉन्स है। जो नीचे लिखते हैं वो प्रोटॉन्स है, तो 6 प्रोटॉन है। और क्योंकि कार्बन न्यूट्रल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होने ही चाहिए। लेकिन मास जो होता है वो जनरली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों के वजह से होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो कार्बन में क्या क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का इन जनरल जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻31 नहीं है, जबकि इनका 10⁻28 या 27 में चलता है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। 27 आई गेस, याद नहीं है मुझे, बट चेक करना। सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, ये चलेगा। ठीक है, तो कार्बन जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जब हम मास लेते हैं ना कार्बन का, ये शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये कही आई गेस, गैसियस। ओके, मैं बता देता हूँ वैसे भी। दिस इज 14। हम जो मास लेते हैं ये बोलते हैं कि दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मास जो है इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। प्रोटॉन्स 6 है, न्यूट्रॉन्स कितने, ताकि टोटल वेट आए 14, 8। ओके, तो मेरा जो 6 था, 6C14, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 8 न्यूट्रॉन हुए, 6 प्रोटॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने न्यूट्रॉन का मास आधा कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का मास डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। अभी ओरिजिनली हमारा 14 था, बाद में क्या होगा? प्रोटॉन का तो सेम ही रखा उन्होंने, जबकि न्यूट्रॉन का उन्होंने आधा कर दिया। तो ये हो गया 6 + 4 = 10। अब ऑप्शंस क्या है, कितना परसेंट कम हुआ? तो ये हो गया 14 - 10 ÷ 14 × 100। 200/7 जितना होता है इतना ही आंसर। 7 2 * 14, 6 7 8 * 56, 28 के आसपास। यस, ऑप्शन डी। ओके,
हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 37। अगर आपका कोई है और सवाल तो पूछ सकते हो। A mixture of H2 and butene was collected in a nudiometer tube। यूडियोमीटर होता है जो वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है। कोई भी गैस का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना उसे हम यूडियोमीटर कहते हैं, और उस प्रोसेस, वो जो कैलकुलेशन का जो मेथड होता है उस मेथड को कहते हैं यूडियोमेट्री। ओके, तो एक यूडियोमीटर ट्यूब में उन्होंने मिक्सचर लिया, किसका? हाइड्रोजन का और ब्यूटीन का। देन उन्होंने 80 ml ऑफ ऑक्सीजन भी दिया। ठीक है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो भी फाइनली बन रहा था, जो भी मिक्सचर था, उसे उन्होंने एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड मतलब हीट दिया, और हीट देने के बाद वो कूल करते हैं, और जो भी गैशियस मिक्सचर बचता है कूल करने के बाद उसे केओएच से पास करते हैं। और मैंने कहा था कि केओएच क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब करता है। सो विच कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 32 ml एंड 16 ml ऑफ ऑक्सीजन अलोन वर लेफ्ट बिहाइंड। तो हमारे वो बोल रहे हैं कि उनके पास एक ब्यूटीन था। ब्यूटीन है C4H8H2 और O2, इन तीनों का मिक्सचर है, जिसमें ना ही इसका वॉल्यूम पता है ना ही इसका पता है, लेकिन इसका उन्होंने दे रखा है कि 80 ml। लेट मी कंफर्म। हाँ, उन्होंने हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का दे रखा है कि इट इज 80 ml। तो जब इसे उन्होंने हीट किया और पूरा मिक्स किया, तो कुछ कुछ रिएक्शन हुआ और फाइनली कुछ प्रोडक्ट्स आए। लेकिन जब उसे कूल किया, कूल करने पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपको लगता है सोल्यूशन में वाटर आ सकता है? CO2 आ कैसे रहा होगा, गेस करो। ब्यूटीन या फिर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कंबशन से ही आ रहा होगा। तो अगर CO2 आ रहा है तो H2O भी आ सकता है। और H2, जब आप कूल करोगे ना तो वो H2O लिक्विड बन जाएगा, और तब हम उसे इग्नोर कर देंगे। देखो, आफ्टर कूलिंग द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर इज पास्ड। एक बार आपने कूल किया तो वो H2O तो अभी बीकर में पानी के जैसे रह गया, लेकिन वो सिर्फ गैस को लेके अलग कंटेनर में रिएक्ट कर रहा है। तो H2O जो है हमें उसे इग्नोर करना है। ये एक आइडिया है कि इसका मतलब एक H2O बन सकता है, हमें पता नहीं है। और जब उन्होंने इसे KOH में पास किया, तो वहां से CO2 जो है वो CO2 भी मिक्सचर से हट गया। कितना CO2 हटा? देखो, 32 ml ऑफ CO2 हटा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि रिएक्शन के बाद 32 ml ऑफ CO2 आया होगा, इसलिए तो 32 ml ऑफ CO2 निकला। ओके, KOH सॉल्यूशन विच कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 32 ml एंड 16, और जो बच गया फाइनली सॉल्यूशन, वो था 16 ml ऑफ O2। और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ O2 बचा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो अगर अब इसे अगर हम देखें, C4H8, 32 ml ऑफ O2, नहीं, 32 ml ऑफ CO2 आ रहा था। हम्म, ओके, सो एक मुझे क्लैरिटी नहीं है कि C4H8 अगर H2 से रिएक्ट करेगा तो देगा C5, नो, C4H10। बट हम ये नहीं कह सकते कि दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। ओके, सो मान लो जो V1 था, अगर वो बराबर V2 होता, तो C4H8 प्लस H2 कंप्लीटली रिएक्ट करके C5H10 देता। ठीक है, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता। लेकिन अगर V1 V2 से ज़्यादा होता, यानी कि C4H8 मेरे पास ज़्यादा होता, तो मेरे पास कुछ C4H8 बढ़ जाता, और बाकी का C5H10 बन जाता। कुछ बच जाएगा, क्योंकि V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है। अगर V1 V2 से कम होता, तो C4H8 प्लस H2 कुछ C5H10 देता, और एक्स्ट्रा लिमिटिंग रिएजेंट H2 बच जाता। लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, एक्सेस रिएजेंट H2 बच जाता, और बचा हुआ जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके H2O देगा। यहाँ पर भी O2 के साथ रिएक्ट करके H2O देगा। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि कुछ भी रिएक्शन हो, क्योंकि लास्ट को कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बच रहा है, तो मैं उसे एक साथ ट्रीट करूँ या अलग अलग ट्रीट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि है तो वही कार्बन और हाइड्रोजन। तो बस ये देखो, अब दोनों को मिला के देखो, C5H10 प्लस O2 क्या देगा? 5CO2 प्लस 5H2O। बैलेंस करो,
5 कार्बन हो गया, 5 2 10 प्लस 5 15 H2O2 हो गया, तो हो गया 15/2। और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। ये होना चाहिए था, लेकिन देखो लास्ट को वो बोल रहा है कि कितना 16 ml ऑफ O2 बच रहा है। देखो आई स्टिल डू नॉट हैव क्लैरिटी। ओके, लेट अस रिएक्ट इट सेपरेटली। अगर सेपरेट करें C4H8 प्लस O2 गिविंग 4CO2 प्लस H2O, तो यहाँ से 4 बन गया, 8 हाइड्रोजन है, सो दिस शुड बी 4। 4 प्लस 4 2 ज़ार 8, तो ये हो गया 6। इज दिस बैलेंस्ड? C4H8 4 2 ज़ार 8 प्लस 4 12, 12 6 2 ज़ार 12, हाँ तो ये बैलेंस्ड है। अब ये, और अगर H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O। ठीक है, तो क्योंकि ये जो फाइनल था उसमें हमें H2 को इग्नोर करना है और उनके पास O2 एक्स्ट्रा बचा था, तो ठीक है। अब मान लो कि ये V1 है, तो ये कितना कंज्यूम होगा? जो भी ये कंज्यूम होगा, नहीं, लेट दिस बी टोटल ऑफ 80 था इनिशियली, ये 6V1 कंज्यूम करेगा। 1 मोल कंज्यूम कर रहा था 6 मोल्स ऑफ O2, एक वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा था 6 वॉल्यूम ऑफ O2। तो अगर ये V1 है तो 6V1 कंज्यूम करेगा, बचेगा मेरे पास 80 माइनस 60 6V1, और यहाँ पर बनेगा 4V1 और 4V1 ऑफ H2O। अब ये जो 80 माइनस 6V1 बचा है, ये था मेरा V2, और ये क्योंकि कंज्यूम हो रहा है तो ये बनेगा 80 माइनस 60V1 माइनस V2/2, और यहाँ पर बनेगा V2। तो हमें इन दोनों को इग्नोर करना है क्योंकि ये है, तो दिस इज 4V1 इज इक्वल टू 32 दिया था ना। लेट मी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन वन, देन आई विल रिपीट वंस अगेन। V1 8, और बोला कि जो वॉल्यूम बचा है दिस इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, 16 ml ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड, तो V1 is 6 48, 80 माइनस 48 इज 30 50, हाँ 32, 32 माइनस 16 बन गया 16, V2 इज 32। ओके, so I'll repeat this question once again। बोला है कि मिक्सचर में है मेरे पास C4H8 और H2, दोनों ही O2 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो हम उन्हें रिएक्ट करते हैं। O2 के साथ, सॉरी दिस इज H2, ये O2 के साथ क्या रिएक्शन देगा? 4CO2 प्लस 4H2O, बैलेंस करो 6O2। ये O2 के साथ क्या रिएक्शन देगा? H2 प्लस O2, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, H2O, ये होगा हाफ O2। ठीक है, हैव आई लॉस्ट कनेक्शन और एम आई देयर? यस सर। सो क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे मिक्सचर में कितना C4H8 और कितना H2 है, मान लो C4H8 V1 है, V1 वॉल्यूम है, और H2 जो है वो V2 वॉल्यूम है। ऑक्सीजन उन्होंने दे रखा है 80 ml। ओके, और हमारे फाइनल मिक्सचर में ना ही C4H8 होगा ना ही H2 होगा, और ये क्यों? नहीं, C4H8, और एक और चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करना है कि C4H8 और H2 एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, और इसका रीज़न ये है कि ये रिएक्शन होने के लिए कैटलिस्ट लगता है, या तो निकल का या तो प्लैटिनम का कैटलिस्ट लगता है, और क्योंकि उन्होंने कोई कैटलिस्ट नहीं दिया है तो हम ये वाला रिएक्शन नहीं लेंगे। ओके, तो ये एक चीज़ केयरफुल रहना। और C4H8 और H2 एक इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट को कोई C4H8 नहीं बच रहा था, उन्होंने क्या बोला, ओनली O2 इज लेफ्ट अलोन, लास्ट को सिर्फ O2 बच रहा था, और CO2 बचा था उसे उन्होंने KOH से एब्जॉर्ब कर लिया, और H2O भी था जिसे उन्होंने कूल करने के वजह से सेपरेट कर दिया। तो क्योंकि C4H8 नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अगर ये V1 कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना कंज्यूम होगा? 6V1 खाएगा। कितना O2 खाएगा? 6V1 खाएगा। टोटल कितना था? 80। अब बचा कितना मेरे पास? 80 माइनस 6V1, क्योंकि 6V1 तो ये रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। अब अगर ये V1 है तो ये बनेगा 4V1, ये बनेगा 4V1। अभी H2 कितना था मेरे पास? V2, और क्योंकि लास्ट को H2 भी नहीं बचा तो ये भी पूरा कंज्यूम होना है, तो यहाँ पर H2/2 कंज्यूम होगा और V2 मोल्स ऑफ H2O बनेगा। अब मेरे पास कितना O2 बचा? V2/2। अब मेरे पास फाइनली क्या है? मेरे पास है फाइनली 4V1 CO2 है, और H2O है 4V1 प्लस V2 H2O है, और जो ऑक्सीजन बच गया है एक्सेस में वो है 80 माइनस 60 V1 माइनस V2/2। अब वो क्या बोला, उसने कूल किया, कूल करने के वजह से ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में चले जाएगा और उसे हम सेपरेट कर देंगे।
बचा अभी ये दोनों। अब उन्होंने KOH का यूज करके CO2 को एब्जॉर्ब किया, और वो बोला कि जब KOH से CO2 को एब्जॉर्ब किया तो उनका जो सॉल्यूशन था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कितने से कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम का कम होना। सो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 32 ml, यानी कि वॉल्यूम जो था वो 32 ml से कम हुआ। तो 4v1 इज इक्वल टू 32, v1 बन गया 8। और बोला कि जो लास्ट को जो ऑक्सीजन बच गया वो ऑक्सीजन था 16 ml। तो 80 -6v1 -v2/2 हमारा ऑक्सीजन बच गया था, वो है 16 ml। तो 6v1 सब्स्टिट्यूट किया, ये हो गया 48 माइनस 80 -48 -16 बराबर v2/2। तो v2 हमारा बन गया 54 नहीं 64 तो 32 बन गया। राइट, सो ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ V2 मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम है, और V1 मतलब C4H8 का वॉल्यूम है। बस, तो बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, ऐड कर दो सबका, और परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटीन, सो दैट इज आल्सो फाइन। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? हम्म। हेलो, वाज दिस क्लियर? यूडियोमेट्री पे ऐसे ही सवाल होता है, यू हैव टू फिगर आउट कि रिएक्शन हो क्या रहा है, कैसे रहा है, और थोड़ा सा जनरल लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्योंकि कैटलिस्ट नहीं है। और हाँ, ये ऑब्वियस नहीं है कि आपको ये लॉजिक सोचेगा अभी, बट हाँ, अभी तो नहीं सोचेगा, बट पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद समझ में आए, क्योंकि कैटलिस्ट नहीं दिया है आपको, H2 और ब्यूटीन का रिएक्शन नहीं करवाना है। और एक और चीज जो होता है आयोडियोमेट्री में, जनरल टेम्परेचर पे अगर ये नहीं बोला कि उसने इलेक्ट्रिक आर्क लगाया है, आप N2 का रिएक्शन नहीं लोगे। N2 को आप जनरली इनर्ट लोगे, इनर्ट इनर्ट गैस। N2 इनर्ट गैस जैसे यूज होता है अंटिल आप बहुत हाई टेम्परेचर दे रहे हो। अगर आप अनलेस इफ यू आर गिविंग अ हाई टेम्परेचर, N2 रिएक्ट नहीं करेगा, N2 इज इनर्ट। ओके, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, और नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो एनी मोर डाउट्स अगर आपका है तो? एनी डाउट्स? नो डाउट। ओके। हाँ, टुडे इज द लास्ट डे, आज लास्ट डे है। फिर आई विल हैव माय सेम। सॉरी, सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप पूछ रहे हो केमिस्ट्री का? हेलो हेलो, एक एक कोई एक ही बात करो। रुको यार, रुको रुको, आई विल चूज द पर्सन। शशिकांत, आप बात करो। आज लास्ट मतलब? नहीं, हाँ शायद से। मेरा अभी तो मेरा सेमेस्टर एंड होने आया है, सो मेरा जो टाइम था वो अभी के लिए इस सेशन मतलब आई मोस्ट प्रॉब्ली वोंट बी योर केमिस्ट्री। ये अगले मतलब मेरा भी सेमेस्टर खत्म होने आ रहा है, अगले हफ्ते एग्जाम्स होंगे, और ये एंड होगा यहाँ का, ये लास्ट क्लास था मेरा। हाँ, तो लेकिन आपको कभी भी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मेरे को व्हाट्सएप पे, तो स्टडी रिलेटेड नहीं, ऐसे कुछ टिप्स जनरल चाहिए था कि जेई का कैसे ये। ओके, वैसे आप कर सकते हो। ओके, चलो। हाँ, ओके फिर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। ओके, चलो फिर, बाय। हाँ, वेलकम वेलकम, माय प्लेजर। वेलकम।